अब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नॉन करेंट एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर में वो इंक्रीज होते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, डिक्रीज होते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है। अगर बैलेंस शीट के अंदर इनटेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है और वो ड्यूरिंग द ईयर में डिक्रीज हुए हैं तो वो अमोर्टाइजेशन होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के और उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर वो इंक्रीज होते हैं तो फिर इसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो के जैसा दिखाते हैं। अगर टैंजेबल एसेट्स हैं तो वहाँ पर दो बातें हो जाती हैं कि अगर एसेट के साथ ब्रैकेट में ग्रॉस या कॉस्ट दिया हो तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस प्रोविजन फॉर टैक्स या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन कर रहा है। उस केस में जो एसेट के का क्लोजिंग बैलेंस अगर ज़्यादा हुआ है तो एसेट परचेज हुआ है, कम हुआ है तो वो सेल हुआ है। इन दोनों को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दिखाते हैं। लेकिन अगर एसेट के साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, मतलब कॉस्ट या ग्रॉस नहीं लिखा है, मतलब एसेट बुक वैल्यू पर अपीयर कर रहे हैं, और अगर वो डिक्रीज हो तो वो डिप्रिसिएशन होते हैं और उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव के हेड के अंदर ऐड करते हैं। और अगर वो इंक्रीज होते हैं तो एसेट का परचेज होता है। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एसेट कॉस्ट पर अपीयर कर रहा है या ग्रॉस वैल्यू पर अपीयर कर रहा है तो प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है। और अगर उनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया हो, जैसे कोई एसेट दिया है, उसका बुक वैल्यू दिया है, उसका सेल वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो वैसे केस में उस एसेट का और उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना देते हैं। एसेट का डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन और डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। इसके बाद सबसे पहला काम होगा कि जिस एसेट को सेल करते हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल का जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से घटा देते हैं और मशीनरी में क्रेडिट कर देते हैं। इसकी जर्नल एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जिस मशीन को सेल करते हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन लिख देते हैं और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख करके उसी अमाउंट को लिख देते हैं। स्टेप 2, फिर उस एसेट को सेल करते हैं। सेल की जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो उसे एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके लिखते हैं और अपने समझने के लिए उसके ब्रैकेट में आई प्लस लिख लेंगे, मतलब वो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो हुआ और इसकी डबल एंट्री कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो करके दिखा देते हैं। थर्ड स्टेप होता है जब कि जो एसेट सेल किया है उसका बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल फाइंड आउट करते हैं। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिस एसेट को सेल किया है उसके ओरिजिनल कॉस्ट से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो उसका बुक वैल्यू आ जाता है। अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो, मतलब जो डिफरेंस है वो गेन ऑन सेल है, तो उसे एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी जर्नल एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी डबल एंट्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम हेड के अंदर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो
तो जो डिफरेंस होता है, वो लॉस होता है, उसे उसकी जर्नल एंट्री करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एसेट अकाउंट, और उसे एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं। ब्रैकेट में अपने समझने के लिए O2 प्लस लिख देंगे, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सेकेंड फेज में वो आइटम ऐड होता है। इसके बाद में से एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और मैं एसेट अकाउंट को बैलेंस करेंगे, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड में जो डिफरेंस होगा वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि उतने वैल्यू का एसेट परचेज हुआ है। उसकी जर्नल एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में आई माइनस लिख लेंगे, वो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो होगा। हमेशा याद रखेंगे कि जो भी अकाउंट बनाते हैं वर्किंग नोट में, उसके क्रेडिट साइड में इनफ्लो होता है और डेबिट साइड में आउटफ्लो होता है। इस बात को याद रखेंगे तो कैलकुलेशन सही होगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आते हैं। ये चूंकि लायबिलिटी है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। एक लाइन छोड़ करके, ये फर्स्ट रो छोड़ करके टू बैलेंस CD लिख देते हैं। फिर प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है। जो डिफरेंस होता है वो क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन करके लिखते हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जिस एसेट को, जो एसेट्स हैं उस पर पूरे साल में कितने डेप्रिसिएशन चार्ज हुए हैं, और इस डेप्रिसिएशन को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड के अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि जब एसेट और उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस शीट में दिया हुआ हो और एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो, एडजस्टमेंट में कहा होता है कि एसेट कॉस्टिंग दिस विथ एक्यूमुलेटेड दिस वाज सोल्ड फॉर दिस वैल्यू। यहाँ पर तो अभी जिस तरीके से समझे उस तरह से करते हैं। कई बार क्या होता है कि एसेट कॉस्टिंग दिस वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट या लॉस ऑफ दिस फिगर, तो उसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि कॉस्ट में से प्रॉफिट या कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और लॉस को लेस कर देते हैं, और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिंग वो एसेट के अकाउंट में बाय बैंक वो फिगर लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। ऐसे केस में क्या है कि सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बैलेंस करना चाहिए। उस केस में पूरे एसेट का डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है और जो एसेट सेल किया है उसका डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ होता है। तो पूरे एसेट का जो डेप्रिसिएशन होता है वो प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन करके लिखते हैं। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में एक रो छोड़ करके लिखते हैं। फिर इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो डेबिट साइड में कम होता है, और उस फिगर को, और वो जो अमाउंट आता है वो एसेट सोल्ड का डेप्रिसिएशन होता है। मतलब याद रखेंगे कि अगर एडजस्टमेंट में एसेट सोल्ड का डेप्रिसिएशन दिया है तो उसका बैलेंसिंग फिगर पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन होगा, जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। और अगर पूरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में होगा वो एसेट सोल्ड का डेप्रिसिएशन होगा। इसे पहले फाइंड आउट करना होता है और उसे एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। फिर एसेट का सेल वैल्यू क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके लिखते हैं, उसे उसकी डबल एंट्री कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर देते हैं। फिर एसेट सोल्ड के बुक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कैसे? उसके ओरिजिनल कॉस्ट से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके। फिर अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो तो गेन होता है, उसे एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गेन ऑन सेल लिख देते हैं या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं, और उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। और अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो तो वो लॉस होता है, उसे एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐसा लिख सकते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं, और उसकी डबल एंट्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको ऐड करते हैं। फिर एसेट अकाउंट में एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। इसके बाद इस अकाउंट के क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है, डेबिट साइड में अगर जो डिफरेंस हो
तो वो जो डिफरेंस होता है वो एसेट परचेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए टू बैंक लिख देते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये आउटफ्लो होता है, वहाँ इसका ट्रीटमेंट दिखाते हैं। तो इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर किसी आइटम से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो उसका वर्किंग नोट में अकाउंट बना लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है उसकी उसमें पोस्टिंग करते हैं जो, और उन अकाउंट से ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते हैं।